हेलो दोस्तों, नमस्कार। वी काम ई लर्निंग, मैं विशाल सिंह आपका स्वागत करते हैं। आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि कोविड-19 की महामारी में आप अपने आप को स्वस्थ रखें। आप स्वस्थ रहेंगे, राष्ट्र स्वस्थ रहेगी। आज हम इस ई लर्निंग क्लासेस के माध्यम से आपको टाइप्स ऑफ बैंक के विषय में प्रारंभ करते हैं। अब आपको हम यह बताना चाहते हैं कि पिछले क्लासेस में हमने आपको बताई थी हिस्ट्री ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, लेकिन भारत में बैंकों को कितने शेड्यूल्स में बांटा गया है यह एक टेबल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। भारत में टाइप्स ऑफ बैंक दो प्रकार की है। एक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जिसे हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। सेकंड में है नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक जिसे कहते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें भारत पूरा बैंकिंग वर्क करता है वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल वर्ग है। अनुसूचित कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत तीन प्रकार की बैंकें आती हैं। प्रथम आपको देखना है पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकंड आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक, थर्ड आपका है फॉरेन बैंक। फर्स्ट पुनः बताना चाहेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, थर्ड आपका आएगा फॉरेन बैंक। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत तीन बैंक काम करती है। फर्स्ट आपका आता है नेशनलाइज्ड बैंक, सेकंड आपका आता है एसबीआई एंड एसबीआई एसोसिएशन, थर्ड आपकी आती है रूरल बैंक जिसे रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, बाद में इसका नाम बदल करके नाबार्ड के द्वारा आपको कंट्रोल किया गया था। आज हम इन तीनों बैंकों के विषय में आपको डिटेल्स बताई जाएगी। सबसे प्रथम नेशनलाइजेशन बैंक के विषय में, भारत में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण के इतिहास के विषय में पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया है। आप हमारे इस वी काम ई लर्निंग क्लासेस के माध्यम से उस पर जाकर के यूट्यूब को इस चैनल पर उस पर बैंकों की राष्ट्रीयकरण की डिटेल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आया सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट एसबीआई एसोसिएशन ऑफ बैंक। अब पीछे के डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। एसबीआई के बहुत से एसोसिएशन होते थे, एग्रीकल्चर के सेक्टर में अलग होती थी, महिला बैंक इनकी अलग काम करती थी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वर्ड्स ऑफ द एसबीआई एसोसिएशन, भारतीय महिला बैंक हैड बीन मर्ज 2017 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट ऑल ऑफ द एसोसिएशन, स्टेट बैंक की सभी एसोसिएशन बैंक को 2017 में स्टेट बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। अब भारत में स्टेट बैंक का कोई भी मर्ज एसोसिएशन ऑफ बैंक नहीं है, सभी एसोसिएशन ऑफ बैंक को मर्ज कर दिया गया। इसमें जो ऑफिसर्स थे उनको और भी नेशनलाइज बैंकों में ट्रांसफर कर दिया गया। सबसे ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनलाइजेशन बैंक, नेशनलाइज बैंक का उद्देश्य क्या रहा ये भी थोड़ी जानने की बात है। सबसे पहले किसी भी ब्रांच अगर आप भारत में खोलना चाहते हैं रिजर्व बैंक के द्वारा तो सबसे पहले आप शहरों में ब्रांच नहीं खोल सकते। ब्रांच खोलने के लिए रूरल सेक्टर में सबसे पहले आपको ब्रांच खोलना पड़ेगा। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण न हो, सभी व्यक्तियों तक पहुंचे तो सभी बैंक उनके तक पहुंचती है। स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपिंग ऑफ बैंक हैबिट, प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत बैंकिंग कार्य की हैबिट प्रदान की जाती है। तीसरी पॉइंट हम आपको बताएंगे आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत हमने आपको बताया तीन बैंक, नेशनलाइजेशन के विषय में बताई गई, सेकंड एसबीआई एसोसिएशन बताई गई,
थर्ड हम आपको बताए हैं रीजनल रूरल बैंक, शार्ट में हम इसे कहते हैं RRB। ध्यान दीजिएगा, इसका बनाने का मूल उद्देश्य ये रहा, भारत गांवों का देश है, गरीबों का देश है, वंचितों का देश है। इन लोगों तक बैंकों की सुविधा आसानी से पहुंचाई जा सके, प्रत्येक सरकारी सुविधा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके, वह सरकारी कार्य का लाभ उठा सके, उसे किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, उसके नजदीक में उसके पास बैंक अवेलेबल हो। इस प्रकार से हमारे यहां रूरल बैंक की स्थापना हुई, जिसे हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कहते हैं। नरसिंहन समिति का गठन किया गया, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1975 को अपना सुझाव दिया, जिस पर अध्यादेश जारी की गई। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपके यहां प्रारंभ हुई। इसके कैपिटल को 3 भागों में डिवाइड किया गया, 50, 15, 35। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल 100% को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 15% 15 राज्य सरकार देगी, स्टेट गवर्नमेंट, और 35 बैंक लीडिंग ऑफ बैंक, प्रवर्तक बैंक, जो उसके अंतर्गत हो। भारत में सर्वप्रथम क्षेत्रीय बैंक का गठन 5 बैंकों को मिला के किया गया। फर्स्ट, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में सिंडिकेट बैंक के अधीन। फर्स्ट ध्यान दीजिए, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश लीडिंग बैंक सिंडिकेट बैंक। सेकंड, गोरखपुर उत्तर प्रदेश लीडिंग बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड, भिवानी हरियाणा पंजाब नेशनल बैंक। फोर्थ, जयपुर राजस्थान यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। 5, मालदा पश्चिम बंगाल यूनाइटेड बैंक। आरआरबी की ऑथराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ रुपीस। ध्यान दीजिएगा, आरआरबी ऑथराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ रुपीस। इशूड पेड अप कैपिटल 25 lakhs। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये तो आप 75 से स्टार्ट किए आरआरबी को, लेकिन आरआरबी 12 जुलाई 1982 रूरल बैंक का कार्य समाप्त करके नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई और इसके सारे वर्क नाबार्ड को ट्रांसफर किए गए। NABARD, स्पेलिंग ध्यान दे, NABARD, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना 12 जुलाई 1982। सेकेंड, हम आपको इसके 3 एसोसिएशन बैंक्स में हमने तीनों आपको बताए टाइप ऑफ बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, SBI एसोसिएशन। फिर उसके बाद हमने आपको बताया लास्ट आपका था आरआरबी, जिसके अंतर्गत नाबार्ड को बताई गई। अब आपको सेकेंड बैंक है आपका प्राइवेट बैंक। भारत में 1980, 1969 और 1980 14 और 6 बैंकों का जब नेशनलाइजेशन कर दिया गया, तो उसके बाद भारत में कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं थी। पहले प्राइवेट बैंक का कॉन्सेप्ट समझिए।
नेशनलाइज्ड बैंक में गवर्नमेंट वर्क करती है, प्राइवेट बैंक में 51% शेयर प्राइवेट निजी व्यक्तियों के पास होती है। वो शेयर कैपिटल के रूप में पब्लिक कंपनी बना के किसी बैंकिंग रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेने के बाद वो प्रारंभ करते हैं, या किसी भी व्यक्ति के द्वारा बैंक की स्थापना की जाती है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, भारत में यदि आपको बैंकिंग संबंधी कार्य करने हैं तो रिजर्व बैंक के बिना यह कार्य संभव नहीं है। आपको ब्रांच खोलने हैं तो ब्रांच का परमिशन तक आपको रिजर्व बैंक से लेना अनिवार्य, भले ही आप प्राइवेट बैंक हो। भारत में ग्लोबल ट्रस्ट के रूप में प्रथम प्राइवेट बैंक की स्थापना हुई। आज आईसीआईसी के नेतृत्व में भारत में कई प्राइवेट बैंक कार्य कर रही है, जो आप तक मैक्सिमम काउंटर भी है। जैसे सबसे बड़े बैंक के रूप में भारत में आईसीआईसीआई, सेकंड एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, यस बैंक, ईटीसी एक्सेट्रा और बहुत से बैंक आपके यहां काम करते। थर्ड हमने आपको बताया पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक में सबसे पहले नाम से ही क्लियर हुआ, विदेशी बैंक। ओनर कहां का होगा? भारतीय नहीं होगा, फॉरेन कंट्री का होगा। इसका हेड ऑफिस कहां होना चाहिए? हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं होगा भाई। जिस अमेरिका का होगा तो हेडक्वार्टर कहां होगा? अमेरिका में होगा। रजिस्ट्रेशन कहां होगा? अमेरिका में। ब्रांच इंडिया में होगी उसकी, यह ध्यान रखिएगा। अबू धाबी की बैंक है तो अबू धाबी में हेडक्वार्टर होगा, अबू धाबी से वहां इसके ओनर बैठेंगे। इसका मुख्यालय और ओनर विदेशी होता है। भारत में उसे बिजनेस करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। यह ध्यान देने वाली बात है। विदाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो भारत में अपना व्यापार नहीं कर सकता है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बैंक, कंपलसरी है। फॉरेन बैंक में अगर आप बिजनेस करते हैं तो करेंसी इंडियन रुपीज होगी, ना कि फॉरेन करेंसी में आप बिजनेस करेंगे। आप अमेरिका में बिजनेस डॉलर में कर सकते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका। इंडिया में करना होगा तो इंडियन रुपीज में उन्हें करना होगा। अब आप कुछ जैसे अबू धाबी कमर्शियल बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक ऑफ कॉरपोरेशन, बैंक ऑफ अमेरिका, HSFC बैंक, ये प्रथम आपको शेड्यूल्ड बैंक के विषय में बताई गई। ये शेड्यूल्ड बैंक का पूरा कॉलम आपको बताया गया। ये शेड्यूल्ड बैंक में तीनों बैंक के विषय में बताई गई। पब्लिक बैंक को 3 भागों में बताया गया, नेशनलाइजेशन, एसबीआई एसोसिएशन, रूरल, आरआरबी, सेकेंड प्राइवेट बैंक, थर्ड आपको पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत फॉरेन बैंक बताई गई। ये आपका शेड्यूल्ड हो गया। अब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड में आए, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। वैसे तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक भारत में बहुत ही कम काम करते हैं। वह बैंकिंग कंपनी से है जो बैंकिंग एक्ट रेगुलेशन के अंतर्गत काम करती है, लेकिन इसके बैंकिंग एक्ट 1949 क्लास 5, बैंकिंग एक्ट 1949 क्लास 5 के अंतर्गत ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख से कम, ये आरबीआई के द्वारा शासित नहीं होते और आरबीआई का इन पर नियंत्रण नहीं होता। इनको किन बैंकों के नाम से हम कहते हैं? कॉरपोरेशन बैंक, सहकारी बैंक, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया कॉरपोरेशन सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत कार्य करती है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत जिसका इशूड कैपिटल 5 लाख है। नेक्स्ट, कॉरपोरेशन बैंक को 2 भागों में बांटा गया है, एक सेंट्रल कॉरपोरेशन बैंक, एक स्टेट कॉरपोरेशन बैंक। सेंट्रल कॉरपोरेशन बैंक सभी केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिश्रित होकर के यह कार्य करती है। यह जनता से डिपॉजिट प्राप्त करती है,
अपने शेयर के रूप में पैसे को प्राप्त करती हैं, काम करती हैं। नेक्स्ट है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसमें सेंट्रल बैंक की हिस्सेदारी होती है, जिसमें 50 से 90% तक कंट्रीब्यूशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ये आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से अपने व्यापार के लिए ऋण को प्राप्त कर सकते हैं। ये अपने टोटल वर्क फंड ट्रांसफर के रूप में डिपॉजिट फाइनेंस से अपने कैपिटल को प्राप्त करते हैं। मैं आपको आज टाइप्स ऑफ बैंक के विषय में बताया। आपसे विनम्र अनुरोध है, मेरे इस वीकॉम ई लर्निंग में आपको ज्ञानवर्धक चीजें दी जाएंगी। इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर बैठे हुए हैं, आप घर बैठे हुए अपने आप को इस महाबीमारी में बीमार मत बनिए। आप अपने ज्ञान की ऊर्जा को बढ़ाइए, लेकिन जो भी स्वास्थ्य संबंधी संचेतनाएं आपको भारत सरकार के द्वारा दी गई है, उनको आप पूर्ण रूप से पालन करें। मेरा इस चैनल चलाने का मूल उद्देश्य, जो भी बच्चे लॉकडाउन की स्थिति में घर बैठे हो वो अपने ज्ञान प्राप्त करें। जो भी बच्चे गरीबी की स्थिति में पैसा न प्राप्त होने पर उन्हें ये न लगे कि हम ये किताब नहीं खरीद सकते, आपके समय का उपयोग नहीं हो सकता, तो आप ऑनलाइन के इस चैनल को आप अपने समय का उपयोग करें, जिससे आपको कॉमर्स, नॉन कॉमर्स और टेक्निकल एग्जाम में ये सब चीजें आपको सहयोग करें। थैंक यू।